मैं डॉक्टर नीतू सिंह एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज में। और आज आपकी क्लास है कोर्स कोड BNAC 131 की यूनिट 11 की। ब्लॉक 4 की यूनिट 10-11 में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है अनुसंधान के तरीके और तकनीकी के अंतर्गत। इकाई 10 में हम लोग ने चर्चा करी थी पिछले क्लास में मानव शास्त्रीय अनुसंधान के दृष्टिकोणों के ऊपर। और आज की चर्चा है इकाई 11 के अंतर्गत मानव शास्त्रीय अनुसंधान की विधि, उपकरण और तकनीकी के ऊपर। मानव शास्त्रीय अनुसंधान की विधि, उपकरण और तकनीकी अर्थात मेथड, टूल और टेक्निक, इन पर चर्चा करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि मानव शास्त्रीय अनुसंधान है क्या, किसको हम मानव शास्त्रीय अनुसंधान कहते हैं। तो मानव शास्त्रीय अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाए। और मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जिसमें हम होलिस्टिक अप्रोच में या संपूर्णता के दृष्टिकोण से अपना अध्ययन करते हैं और हमारा यह अध्ययन एम्पेरिकल होता है अर्थात अनुभवजन्य होता है। एंथ्रोपोलॉजी की जो रिसर्च होती है वो एम्पेरिकल रिसर्च होती है अर्थात क्षेत्रीय कार्य पर आधारित अनुभवजन्य अनुसंधान होता है। और यह अनुसंधान एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च या मानव शास्त्रीय अनुसंधान कहा जाता है। अब मानव शास्त्रीय अनुसंधान में क्या चीज़ आवश्यक है? मानव शास्त्रीय अनुसंधान के लिए आवश्यक है कि इसमें 4 जो मानव शास्त्र विषय की विशिष्टता है वो अनुसंधान करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली विशिष्टता क्या है? पहली विशिष्टता ये है कि मानव शास्त्रीय अनुसंधान संपूर्णता के दृष्टिकोण से किया जाए। अब संपूर्णता का दृष्टिकोण या होलिस्टिक अप्रोच में क्या हम देखते हैं? इसमें ये देखते हैं कि जो मानव शास्त्रीय अनुसंधान हो रहा है उसमें मानव की जैव सांस्कृतिक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाए अर्थात बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों ही एस्पेक्ट को एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में समाहित किया जाए। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव शास्त्र मानव का अध्ययन सामाजिक प्राणी के रूप में करता है। जब हम सामाजिक प्राणी की बात करते हैं तो उसमें 2 पक्ष आते हैं, एक सामाजिक पक्ष, दूसरा प्राणी वाला पक्ष या बायोलॉजिकल पक्ष। तो जब मनुष्य का अध्ययन सामाजिक प्राणी के रूप में करता है मानव शास्त्र, तो इसके लिए जरूरी है कि इसके बायोलॉजिकल और कल्चरल अर्थात बायो कल्चरल अप्रोच से एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च की जाए। साथ ही साथ मानव शास्त्र ये भी देखता है कि जब मानव का अध्ययन सामाजिक प्राणी के रूप में करता है या सोशल एनिमल के रूप में करता है तो ये अध्ययन कब से करता है? क्या केवल कंटेम्प्रेरी अप्रोच लेता है, सिंक्रोनिक अप्रोच लेता है या प्राचीन समय से करता है? तो मानव शास्त्री या मानव शास्त्र के विद्यार्थी यह जानते हैं कि जो बायोकल्चरल अप्रोच है इसमें हम मानव का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल से करते हैं। आखिर प्राचीन समय में मानव का उद्भव कैसे हुआ, उसका उद्विकास कैसे हुआ और उसमें विभिन्नता या वेरिएशन क्यों पाया जाता है। और ये इवोल्यूशन और वेरिएशन या उद्भव और उद्विकास और विभिन्नता का जो ये क्रम है वो ये कब से शुरू हुआ और आज तक अपनी किस दिशा में चल रहा है। तो मानव शास्त्रीय अनुसंधान में जैव सांस्कृतिक पक्षों को समाहित करते हुए यह अनुसंधान विभिन्न विधि, उपकरण और तकनीकों के माध्यम से संपन्न किया जाता है और इसके माध्यम से निष्कर्ष होते हैं, मानव शास्त्रीय अनुसंधान के निष्कर्ष कहे जाते हैं। तो इस इकाई में इकाई ब्लॉक की इकाई 11 में हम लोग मानव शास्त्रीय अनुसंधान की विधि, उपकरण और तकनीकी की चर्चा करेंगे। अब मानव सांस्कृतिक हमने पहले भी बताया कि मानव सांस्कृतिक और जैविक विविधता को समझने के लिए मानव विज्ञानियों ने अनुसंधान के लिए विभिन्न विधि, उपकरणों और तकनीकों को विकसित किया है। मानव विज्ञान अनुसंधान में क्षेत्र कार्य और प्रयोगशाला कार्य करके आंकड़ों को विभिन्न मेथड, टूल और टेक्निक की सहायता से एकत्र किया जाता है। मानव विज्ञान में कंटेम्प्रेरी विधि या समकालीन विधि, उपकरण और तकनीकी पहले के जो एथनोग्राफर्स हैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली विधि, उपकरण और तकनीकी से अलग है। मानव की सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सामाजिक मानव विज्ञानियों ने नृवंश विज्ञान नामक एक विधि विकसित की या एथनोलॉजी, जिसको हम कहते हैं नृवंश विज्ञान को अंग्रेजी में एथनोलॉजी कहते हैं, यह भी मानव शास्त्रीय अनुसंधान की एक विधि है। एथनोग्राफिक रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन होता है वो बेसिकली फील्ड वर्क के माध्यम से किया जाता है और बायोलॉजिकल
साइंसेज में मानव विकास और मानव विभिन्नता ये अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र हैं। जो हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन और वेरिएशन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के दो मुख्य क्षेत्र हैं। ये समझने के लिए कि उनके पास कुछ अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा जैविक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा कुछ लक्षण देखे जाते हैं, कुछ लक्षणों को मेजर किया जाता है या मापा जाता है, मतलब कुछ का ऑब्जर्वेशन होता है और कुछ का मेजरमेंट किया जाता है, और दूसरों को रासायनिक रूप से परीक्षण किया जाता है। और इसी तरह बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में विभिन्न अवलोकनों और मापों अर्थात ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट को करने के लिए विभिन्न प्रकार के एपरेटर्स और केमिकल्स का भी यूज किया जाता है। जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उपयुक्त विधियों, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करके अपने रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह जब मैंने कहा कि मानव का अध्ययन, मानव शास्त्र उसकी जैव सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन कब से करता है? प्रागैतिहासिक काल से करता है। तो जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने में पुरातात्विक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो पुरातात्विक मानव विज्ञानी भी मानव निर्मित कलाकृति का अध्ययन करने के लिए या तत्कालीन मानव की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हैं। और जो पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक बार दबे हुए हैं, जिनका बारे में कुछ लिखित नहीं, अर्थात अलिखित इतिहास, अलिखित काल के मानव की जैव सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन करने के लिए मानव शास्त्री पुरातात्विक तकनीकों का सहारा लेते हैं अपने अनुसंधान में। और इस प्रकार जो इस इकाई में हम लोग अध्ययन करेंगे वो ये देखेंगे कि मानव शास्त्रीय अनुसंधान में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी किस तरह से आंकड़े को संग्रहित करते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आंकड़ा संग्रह करने की कौन से तरीके हैं, कौन सी विधि है, उपकरण और तकनीकी प्रयोग में लाई जाती है। साथ ही इसी इकाई में हम ये भी देखेंगे कि पुरातात्विक मानव विज्ञान में आंकड़े संग्रह करने के क्या तरीके हैं। लेकिन हम मानव शास्त्रीय अनुसंधान में विधि, उपकरण और तकनीकी, मेथड, टूल और टेक्निक को विस्तार से जानने से पहले ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि मेथड, टूल और टेक्निक में अंतर क्या है, विधि, उपकरण और तकनीकी कहते किसे हैं। तो जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं या मानव शास्त्रीय विधि की बात करते हैं तो विधि क्या है? विधि मतलब मेथड, अ मेथड इज डिफाइंड एज अ वे ऑफ कंडक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च, अर्थात जो अनुसंधान को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और पूरा किया जाए, इसको करने की पूरी प्रक्रिया वह विधि कहलाती है। जैसे मैंने बताया, मेथड इज अ डिफाइंड एज अ वे ऑफ कंडक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च। और मेथड क्या है? जो तकनीकी या टेक्निक से व्यापक टर्म है। मेथड इज अ ब्रॉडर टर्म देन ए टेक्निक। एक तकनीकी, जब हम मानव शास्त्रीय तकनीकी की बात करते हैं तो मेथड तकनीकी की अपेक्षा एक व्यापक अर्थ समाहित किए हुए है। जो एक मेथड होता है, मेथड मानव शास्त्रीय अनुसंधान में एक से अधिक तकनीकों का प्रयोग करता है। अर्थात a technique and method could make use of more than one technique, और डिफरेंट टूल्स या विभिन्न उपकरण जो है वो यूज होते हैं जब तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड व्हाइल यूजिंग टेक्निक। जब मानव शास्त्रीय विधि में विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तो इन उपकरणों का अनुसंधान के दौरान, ये उपकरण अनुसंधान के दौरान एक या एक से अधिक मानव शास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करते हैं अपने निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है। जैसे केस स्टडी या वैयक्तिक अध्ययन क्या है? एक विधि है, एक मेथड है जिसके लिए जो अनुसंधानकर्ता होता है उस विधि के द्वारा आंकड़ा संग्रह करने के लिए विभिन्न तकनीकों का सहारा लेता है, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। और जैसे केस स्टडी मेथड के दौरान वो विभिन्न तकनीकी जैसे साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, इन सब मानव शास्त्रीय तकनीकों का सहारा लेता है। और इस तब केस स्टडी मेथड में हमारे पास एक प्रामाणिक या ऑथेंटिक डेटा या तथ्य संग्रहित किए जाते हैं। तो हम टूल को कह सकते हैं या टूल मेयरली हम हिंदी में ही स्पष्ट करते हैं कि क्या है कि एक स्पेसिफिक डिवाइस या उपकरण जो होता है उस मेथड को या उस
टूल को यूज करते समय उसके अंतर्गत कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और उस उपकरण के द्वारा मानव शास्त्रीय अनुसंधानकर्ता क्षेत्रीय कार्य करने के दौरान प्रामाणिक और विश्वसनीय तथ्य संग्रहित करता है। तो इस प्रकार मेथड, टेक्निक और टूल में ये अंतर है और इनके स्पष्ट हो जाने के बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में है उसमें डेटा कलेक्शन के क्या तरीके हैं। एक विधि अनुसंधान के संचालन और कार्यान्वयन का तरीका है, जैसे हमने बताया हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड कंडक्ट योर रिसर्च इन अ फील्ड इज कॉल्ड मेथड। तो एक विधि या मेथड अनुसंधान के संचालन और कार्यान्वयन का एक तरीका है, जबकि कार्यप्रणाली सभी अनुसंधान मतलब मेथोडोलॉजी, मेथड की हमने बात करी कि संचालन और कार्यान्वयन का तरीका है। तो मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी सभी रिसर्च के पीछे या अनुसंधान के पीछे का विज्ञान और दर्शन है। तो जो फील्ड बेस्ड रिसर्च होती है उसमें रिसर्चर को पहले अपने विषय पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और विषय के आधार पर उपर्युक्त विधियों, उपकरणों और तकनीकों का चयन करना होता है कि इस विषय पर प्रामाणिक तथ्य संकलित करने के लिए कौन सी विधि, उपकरण और तकनीकें उपयोगी होगी। तो ये रिसर्चर इसका भी चयन करता है। जरूरी नहीं है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं फील्ड में और मानव शास्त्र की सभी तकनीकों का प्रयोग वहां पे कर लिया जाएगा। तो उस प्रकार की उस विषय की रिसर्च के लिए किन विधि, उपकरण और तकनीकों का चयन करता है या अनुसंधानकर्ता को पहले क्षेत्र में जाने से पहले इनका निर्णय करना होता है। और सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में डेटा कलेक्शन के लिए जो मुख्य विधि और उपकरण हैं वो मुख्यतः है ऑब्जर्वेशन, जिसको अवलोकन कहते हैं। ये अवलोकन भी 2-3 प्रकार का होता है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है या प्रतिभागी अवलोकन या सहभागी अवलोकन जिसे कहते हैं, और असहभागी अवलोकन होता है और अर्ध सहभागी अवलोकन होता है। अवलोकन ये 3 तरह के होते हैं। इसी के साथ केस स्टडी जिसे हम वैयक्तिक अध्ययन कहते हैं वह भी एक मेथड है एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च करने का। इसी तरह एक विधि है जीनियोलॉजी या वंशावली विधि। प्रश्नावली, क्वेश्चनियर जिसे कहते हैं, प्रश्नावली विधि भी मानव शास्त्रीय अनुसंधान की विधियों में एक है। साक्षात्कार और अनुसूची। तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड में अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन, वंशावली, प्रश्नावली, साक्षात्कार और अनुसूची जैसी विधियों का प्रयोग करते हैं। अब हम यदि अवलोकन या ऑब्जर्वेशन की विस्तार से चर्चा करें कि अवलोकन है क्या, मानव शास्त्रीय अनुसंधान में अवलोकन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ऑब्जर्वेशन एज ए मेथड की हम चर्चा यदि करें तो अवलोकन क्या है? अवलोकन का अर्थ होता है देखना, लेकिन देखना कैसे? सिंपल, हमने आपको देख लिया, दिस इज नॉट अवलोकन, दिस इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन। अवलोकन क्या है? अवलोकन एक विशेष तथ्य, घटना या यहाँ तक कि 2 या अधिक लोगों के बीच बातचीत और पारस्परिक संबंध को देखना है। और प्रामाणिक अनुसंधान के लिए, वैज्ञानिक जांच का हिस्सा बनने के लिए यह देखना व्यवस्थित और संदर्भात्मक होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि यदि एक समुदाय में रिसर्चर रिसर्च करने जाता है और गांव में एक पेड़ का निरीक्षण करता है, तो पेड़ का वर्णन करने के लिए गांव के भीतर इसकी स्थिति का अध्ययन करता है कि ये जो इस विशेष प्रकार का पेड़ है वो गांव में बहुतायत में पाया जाता है, कम पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है। पेड़ का उनकी संस्कृति में, इस पर्टिकुलर पेड़ का उनकी संस्कृति में क्या वर्णन है। इस पेड़ को समुदाय की गतिविधियों से संबंधित करने की आवश्यकता है कि कैसे खुद को पेड़ से लोग संबंधित करते हैं, समुदाय के जीवन में पेड़ का क्या महत्व है, और ये सब देखकर अंकित और रिपोर्ट किया जाता है। तो पेड़ एक वैज्ञानिक अवलोकन का हिस्सा बन जाता है। और ये ऑब्जर्वेशन आगे 3 तरह का हमने बताया कि होता है। जो ये वैज्ञानिक अवलोकन या ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च या अनुसंधान के दृष्टिकोण से किया जाता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सहभागी अवलोकन, जिसे इंग्लिश में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरा होता है असहभागी अवलोकन या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन या क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और कुछ मानव शास्त्री डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या प्रत्यक्ष
प्रतिभागी अवलोकन और अप्रत्यक्ष प्रतिभागी अवलोकन के बारे में भी बात करते हैं। अब प्रतिभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को मेलिनोस्की ने बताया था कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन निर्वाह का श्रेय देता है। मेलिनोस्की ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा पपुआ न्यू गिनी के टोब्रियान आइलैंड पर रहने वाले लोगों के बीच मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य के लिए मानदंड निर्धारित किया था। मेलिनोस्की ने समुदाय की रोजमर्रा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहा था। उनका कहना था कि व्यक्ति को अन्य लोगों के साथ रहने से खुद को दूर करना होगा और उन्हें संभव हो तो मूल निवासियों के साथ निकट संपर्क में रहना होगा, जो वास्तव में केवल उनके गांवों में शिविर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभिप्राय ये है कि एंथ्रोपोलॉजी ने कहा था, माफ कीजिएगा, मेलिनोस्की ने कहा था कि एक सच्चे अनुसंधानकर्ता को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए था, अर्थात एक रिसर्चर को जो नेटिव लिव द लाइफ ऑफ द नेटिव, उन्होंने कहा था कि देशज लोगों के जीवन को जीना चाहिए, तभी वो प्रामाणिक अध्ययन और तथ्य संकलित कर सकता है। और इस प्रकार उन्होंने सहभागी अवलोकन करने पर विशेष बल दिया था। सहभागी अवलोकन अवलोकन करने के लिए पारंपरिक तरीकों में से एक था और एक निश्चित सीमा तक यह बताने के लिए सही है कि अध्ययन के तहत लोगों से जुड़ने के लिए उन लोगों के जीवन को जीने की जरूरत है, जैसा कि मैंने कहा, लिव द लाइफ ऑफ द नेटिव। हालांकि 21वीं सदी में जब क्षेत्र की परिभाषा एक रिसर्चर की मातृभूमि से दूर एक विदेशी स्थान से बदल गई, तो एक रिसर्चर के लिए समुदाय के बीच में शिविर लगाना संभव नहीं होगा यदि उसका अध्ययन क्षेत्र एक संस्था जैसे स्कूल, गैर सरकारी संगठन या निगमित स्थान हो। इसके अलावा मानव विज्ञानी को अपनी तरह से दूर होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल रिसर्चर भी अपने ही समुदायों के बीच अंदरूनी सूत्रों के दृष्टिकोण से काम करते हैं। अध्ययन के तहत समुदाय की गतिविधियों में भाग लेने वाले रिसर्चर के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि रिसर्चर सीधे समुदाय या गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए खुद को शामिल करता है। तो जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च या एम्पेरिकल रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। अब अर्ध सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं, वो इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सहभागी अवलोकन के साथ साथ सहभागी अवलोकन हम लोगों ने देखा कि लिव द लाइफ ऑफ द नेटिव, अर्थात उनके बीच में रह करके उनके जीवन का हिस्सा बन करके हम अपने मानव शास्त्रीय अनुसंधान को मूर्त रूप देते हैं और एक एम्पेरिकल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो असहभागी अवलोकन या गैर प्रतिभागी अवलोकन क्या है? गैर प्रतिभागी अवलोकन में शोधकर्ता सीधे शामिल नहीं होता और दूर से ही अध्ययन के तहत समुदाय की गतिविधियों का अवलोकन करता है। यहाँ शोधकर्ता अलग हो जाता है और अध्ययन के तहत लोगों के जीवन का अनुभव नहीं करता। रिसर्चर यहाँ बाहरी व्यक्ति के रूप में टिप्पणियों और आंकड़ों को अंकित करता है और गतिविधियों को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखता है, जबकि यदि पर्यवेक्षक भाग लेता है और दोनों शारीरिक और भावनात्मक रूप से शामिल होता है, तो अवलोकन प्रकृति में व्यक्तिपरक हो जाता है, जहां पर्यवेक्षक न केवल अवलोकन के आधार पर बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर आंकड़े एकत्रित करता है। तो ये अंतर है प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी या पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। अब अर्ध सह प्रतिभागी अवलोकन या अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है? हम देखते हैं कि अधिकांश मामलों में क्षेत्र में रिसर्चर द्वारा किए गए अवलोकन को अर्ध प्रतिभागी अवलोकन या अर्ध सहभागी अवलोकन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई मामलों में पूरी तरह से भागीदारी संभव नहीं होती। कई बार रिसर्चर के लिए क्षेत्र की स्थिति में सीधे शामिल होना संभव ही नहीं होता। जैसे यदि किसी समुदाय में किसी फेस्टिवल का अध्ययन करना है, तो जो रिसर्चर है वो प्रारंभिक अनुष्ठान का बारीकी से निरीक्षण करता है। हालांकि रिसर्चर जो होता है वो प्रारंभिक अनुष्ठान के माध्यम से अध्ययन नहीं कर सकता, वह उसमें शामिल भी होता है और नहीं भी शामिल होता है। इस प्रकार भले ही भागीदारी हो लेकिन वह पूर्ण नहीं होती। इस प्रकार के अवलोकन को अर्ध सहभागी अवलोकन या अर्ध प्रतिभागी अवलोकन कहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी विधि है मानव शास्त्रीय अनुसंधान की, वह है केस स्टडी मेथड या वैयक्तिक अध्ययन की विधि। वैयक्तिक अध्ययन क्या है?
वैयक्तिक अध्ययन हर्बर्ट स्पेंसर अपने एथनोग्राफिक जो एथनोलॉजिकल उन्होंने संबंधी कार्य में सामग्री का उपयोग करने वाले पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने नृवंश विज्ञानी संबंधी कार्य और सामग्री का प्रयोग अपने रिसर्च में किया। किसमें इसमें एक मामले के अध्ययन में एक विशेष कार्यक्रम, घटना या तथ्य का गहन अनुसंधान शामिल होता है, जहां एक समुदाय के लोगों का समूह सीधे ही उस घटना से प्रभावित होता है। एक एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं, भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। इस त्रासदी के बाद परिणामों का अध्ययन कई संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे फिजिकल इशू थे, बायोलॉजिकल इशू थे, साइकोलॉजिकल इशू थे या मेडिकल लीगल इशू थे। अर्थात कई संदर्भों में अध्ययन किया जा सकता है, जैसे शारीरिक मुद्दे थे, शारीरिक संदर्भ थे, बायोलॉजिकल थे या जैविक थे, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय और कानूनी मुद्दों के आधार पर भोपाल की गैस त्रासदी का अध्ययन किया जा सकता है। इस तरह के अध्ययन में जो समूह की समरूपता या होमोजेनिटी ऑफ द ग्रुप होती है, उसको त्रासदी के साथ उसके संबंध के संदर्भ में वर्णित किया जाता है कि यह व्यक्ति किस तरह से त्रासदी से संबंधित है, और मानव मस्तिष्क के पास घटनाओं और तथ्यों को याद करने का एक तरीका है जो स्वयं के लिए प्रासंगिक है। तो जो केस स्टडी का मेथड होता है वो होलिस्टिक मेथड है, जिसमें हम किसी एक घटना या घटना पर ऑल राउंड पर्सपेक्टिव प्राप्त करने में केस स्टडी मेथड सक्षम बनाती है। मानव विज्ञानी जैसे मैक्स ग्लैकमैन और वेन विल्सन ने भी केस स्टडी मेथड का पहली बार प्रयोग किया था, जिसे बाद में और एक्सटेंडेड मामले में एक्सटेंडेड विधि के रूप में जाना जाता है। इसका केस स्टडी मेथड का उपयोग अक्सर संघर्षों और कानूनी विवादों और मामलों के विश्लेषण के लिए किया जाता था, और मूल रूप में से किसी मामले या घटना का लंबे समय तक पालन किया जाता था, ताकि किसी को न केवल स्ट्रक्चर और नॉर्म्स में एक इंसाइट मिल सके, बल्कि एक सामाजिक प्रक्रियाओं में भी इंसाइट या अंतर्दृष्टि मिल सके। तो इस प्रकार मानव शास्त्रीय अनुसंधान में मानव शास्त्री केस स्टडी मेथड का बहुत व्यापक प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक और विधि है वंशावली पद्धति या जेनेलॉजिकल मेथड कहते हैं। वंशावली जो विधि है वो वंश की रेखा का पता लगाने में मदद करती है। यह मानव शास्त्रीय क्षेत्र कार्य का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि यह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। वंशावली अध्ययनों में पूर्वजों और पूर्वजों की पूजा से जुड़े मिथकों और मान्यताओं का भी खुलासा किया गया है, जो अब तक बहुत सारी जीनोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं उसमें। एक उदाहरण जीनोलॉजिकल मेथड का मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष कि एक कार्बी गांव में एक वंशावली अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि परिवार के कई लोगों ने एक ही नाम साझा किया। जो वंशावली का अध्ययन होता है मानव शास्त्र में, वो एक मानक चिन्हों के द्वारा 2, 3, 4, 5 मतलब कई पीढ़ियों के सदस्यों का पारिवारिक नातेदारी संबंधों, घरेलू समूह, बहुत सारी इस तरह की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी वंशावली के माध्यम से एकत्रित की जाती है। तो इसी तरह एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में देखा गया कि परिवार के कई लोगों का नाम एक ही था। तो इस अध्ययन से पता चलता है कि एक परिवार में नवजात शिशु का नाम केवल उन पूर्वजों के नाम पर रखा जा सकता है जिनके लिए पूर्वज पूर्जा से संबंधित अनुष्ठान किया गया था। चूंकि पूर्वज पूजा से जो संबंधित अनुष्ठान समारोह के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, तो कार्बियों ने लगभग इस अनुष्ठान को करना बंद कर दिया और गांव में अंतिम पूर्वज पूजा से संबंधित अनुष्ठान 20 साल पहले हुआ था, और जब 90 के दशक के अध्ययन के अंत में ये अध्ययन किया जा रहा था, तो ये पता चला कि एक नाम वो जो है बहुत शुभ है, उस समुदाय के लोग अपने नवजात शिशुओं का वो नाम रखना चाहते हैं, लेकिन उस नाम से पहले एक पूर्वज पूजा से संबंधित बड़ा अनुष्ठान किया जाता है जिसमें वित्त की आवश्यकता होती है। तो वित्त और सहयोग की कमी की वजह से लोगों ने ये अनुष्ठान करना बंद कर दिया है, और अब नामों का जो रिपीटिशन है वो भी कम होता चला जा रहा है। तो ये वंशावली पद्धति के माध्यम से इस तरह की प्रामाणिक जानकारियां क्षेत्रीय कार्य के दौरान, सामाजिक सांस्कृतिक अनुसंधान के दौरान पता की जा सकती हैं। अब टूल और टेक्निक में हम अध्ययन करते हैं कि अभी तक हमने विधि की अध्ययन किया, मानव शास्त्रीय विधि क्या है, और मानव शास्त्रीय विधि के बाद हम लोग अब ये जानेंगे कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के टूल और टेक्निक क्या है। तो
जैसे साक्षात्कार आयोजित करने के लिए हमें एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उसके लिए प्रश्न तैयार किए जाते हैं ताकि शोधकर्ता साक्षात्कार के दौरान सूचनादाताओं या इन्फॉर्मेंट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। और रिसर्च कार्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार कार्यक्रम और गाइड तैयार किए जाते हैं। और ये साक्षात्कार भी कई तरह के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूची या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल, और असंरक्षित साक्षात्कार सूची या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल रिसर्चर द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब साक्षात्कार अनुसूची क्या है? साक्षात्कार अनुसूची या इंटरव्यू शेड्यूल एक साक्षात्कार के दौरान रिसर्चर द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्मेट है। एक साक्षात्कार अनुसूची या तो स्ट्रक्चर्ड होगी या अनस्ट्रक्चर्ड होगी, और जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल होगा उसमें प्रश्नों का एक निश्चित फॉर्मेट होता है जो रिसर्चर साक्षात्कार आयोजित करते समय उपयोग करता है, और जिसका उपयोग मुख्य रूप से सर्वेक्षण करने या क्वांटिटेटिव मात्रात्मक आंकड़े जो तो क्वांटिटेटिव डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। जैसे कहाँ पे ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग होता है? जब सेंसस डेटा कलेक्ट किया जाता है, जनगणना की आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर मामलों में क्वांटिटेटिव डेटा को संकलित करना अर्थात कंपाइल करना, टैबुलेट करना और एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। अब साक्षात्कार अनुसूची हमने देखा कि दो तरह की होती है, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल। अब इंटरव्यू गाइड किसे कहते हैं? इंटरव्यू करते समय साक्षात्कार अनुसूची के साथ साथ साक्षात्कार नियामक या इंटरव्यू गाइड की भी ज़रूरत होती है। तो इंटरव्यू गाइड का उपयोग साक्षात्कार लेने के लिए किया जाता है जहां एक सख्त प्रारूप का पालन नहीं किया जाता, मतलब एक निश्चित फॉर्मेट का पालन नहीं किया जाता। यह मुख्य रूप से क्वालिटेटिव डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। साक्षात्कार नियामक विषय के बारे में कुछ बुनियादी प्रश्नों की संरचना करने में सहायता करता है जिसकी की प्रासंगिकता होती है और साक्षात्कार के दौरान पूछताछ करने की आवश्यकता होती है, जो किसी भी निर्धारित ढांचे में नहीं हो सकता। ये प्रश्न एक वार्तालाप में प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करते हैं, और जब भी सूचनादाता मुद्दे से दूर हो जाता है या विषय से भटक जाता है, तो इंटरव्यू गाइड इंटरव्यू लेने वाले को या अनुसंधानकर्ता को उस विषय पर बातचीत को वापस लाने में एक मार्गदर्शन का काम करता है। इसलिए इंटरव्यू लेते समय इंटरव्यू गाइड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है कि हम जिस विषय पे अध्ययन करने अनुसंधान करता गया उस विषय से भटक ना जाए, उस विषय को ध्यान में रखते हुए अपने इंटरव्यू को आगे पूरा करें। अब एक और तकनीकी है प्रश्नावली तकनीकी। अभी तक हम लोग ने इंटरव्यू की बात करी, इंटरव्यू शेड्यूल की बात की, इंटरव्यू गाइड की बात की। अब प्रश्नावली भी मानव शास्त्रीय अनुसंधान की एक तकनीकी है। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या है, ये भी जानना जरूरी है। जब एक शोधकर्ता स्वयं मौजूद नहीं होता और प्रश्नावली सूचनादाता को भेजी जाती है जो स्वयं जानकारी भरता है, तो इस तरह ऐसे प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही क्या है? प्रश्नों की एक सूची है। लेकिन जहां साक्षात्कार की अनुसूची में साक्षात्कारकर्ता या रिसर्चर स्वयं प्रश्नों का उत्तर भरता है, वहीं प्रश्नावली में प्रश्नों की ऐसी सूची है जिसमें जो शोधकर्ता स्वयं प्रश्नों का उत्तर नहीं भरता, अपितु जिससे वो प्रश्नों को पूछता है, जिन समुदाय के बीच में अनुसंधान करता है उनको प्रश्नावली भेज दी जाती है और वो स्वयं इस जानकारी को भरते हैं। तो एक प्रश्नावली का उपयोग आजकल वर्चुअल भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रिसर्चर खुद उन प्रश्नों के उत्तर को नहीं भरता है। तो आजकल जो वर्चुअल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से भी क्वेश्चनियर और प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सर्वे है, सर्वेक्षण को सामाजिक नेटवर्किंग साइट, जो सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भी ऑनलाइन पब्लिश किया जा सकता है, जो एक सूचनादाता को प्रिंट आउट के लिए बिना ऑनलाइन ही भरने की अनुमति देता है।
एक इंटरव्यू शेड्यूल और एक प्रश्नावली के बीच का अंतर यही है कि एक साक्षात्कार अनुसूची साक्षात्कारकर्ता द्वारा स्वयं क्षेत्र में प्रशासित की जाती है, जो कागज में जानकारी स्वयं भरता है, जबकि एक प्रश्नावली के लिए शोधकर्ता सीधे सूचनादाता के साथ उपस्थित नहीं होता जब वह जानकारी भरता है। प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नावली एक सरल और स्पष्ट प्रश्नों के साथ शुरू होती है, जिसे आसानी से और अधिक कठिन और चिंतनशील प्रश्नों के बाद उत्तर दिया जा सकता है। अक्सर कई व्यक्ति कई विकल्प भी चुन सकते हैं, जहां कई विकल्पों में से एक को चुनना होता है। यह भी जानने की आवश्यकता है कि इसे परीक्षण प्रश्न के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए किसी को एक ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कई प्रश्नों की रूपरेखा तैयार करनी पड़ सकती है। इसका कारण यह है कि इसमें उत्तरदाता स्वयं उत्तरों को भरता है। इसलिए प्रश्नों की जो सूची बनाई जाती है प्रश्नावली के लिए, वो बड़ी चिंतनशील, क्रमिक होनी चाहिए, ताकि जो उत्तर प्राप्त करना है अनुसंधानकर्ता को, वो सही, प्रामाणिक और विस्तार से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो प्रश्नावली की एक सीमाएं भी होती हैं। ये कि एक प्रश्नावली को प्रशासित होने के लिए प्रमुख सूचनादाता को फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त साक्षर होना पड़ता है। यह एक कमी है जो कि इंटरव्यू शेड्यूल का संचालन करते समय नहीं होती है। तो ये प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर भी है, और यही विशेषता है कि दोनों ही प्रश्नों की सूची है, लेकिन एक को स्वयं भरना होता है अनुसंधानकर्ता को, दूसरे को सूचनादाता भरता है। अनुसूची और प्रश्नावली में जो उत्तरदाता होता है, तो अनुसूची के लिए आवश्यक, अगर वो साक्षर नहीं भी है तो आपको जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं उससे प्राप्त जानकारी को लिखता है, जबकि प्रश्नावली के उत्तर देते समय जो सूचनादाता है उसको पर्याप्त साक्षर होने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम लोग ने ये देखा कि मानव शास्त्रीय अनुसंधान में किस तरह से इन साक्षात्कार का, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है और इसकी क्या सीमाएं हैं। तो गुडे एंड हैट ने साक्षात्कार को स्पष्ट करते हुए कहा था कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक संपर्क की एक प्रक्रिया है। एक क्षेत्र की स्थिति में यह निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अवलोकन को तथ्यों, घटनाओं और कार्यक्रमों के प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए। साक्षात्कार आयोजित करने के कई तरीके हैं, क्योंकि साक्षात्कार के कई प्रकार हैं। जैसे बेसिक इंटरव्यू टेक्निक साक्षात्कार की हम लोग अभी चर्चा करते हैं कि जो इंटरव्यू करते हैं, अभी हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल की बात की, क्वेश्चनियर की बात की, लेकिन इंटरव्यू की टेक्निक क्या है, कैसे इंटरव्यू, बेसिक इंटरव्यू किया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि साक्षात्कार में जो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, उसमें शोधकर्ता सूचनादाता से मिलता है और फेस टू फेस इंटरव्यू करता है। और इनडायरेक्ट इंटरव्यू जो होता है, उसमें शोधकर्ता या तो साक्षात्कार के सवालों को मेल, पोस्ट या ईमेल के माध्यम से सूचनादाता को भेज सकता है, या वीडियो, वेब या टेलीफोनिक इंटरव्यू आयोजित कर सकता है। इसको इनडायरेक्ट इंटरव्यू कहते हैं। तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार या डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। एक फॉर्मल इंटरव्यू में एक शोधकर्ता को कुछ शिष्टाचार का पालन करने की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि साक्षात्कार लेने व्यक्ति के साथ प्रायर अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें, सूचनादाता का कंसेंट या सहमति ले लें, साक्षात्कार के लिए एक स्थान और समय पहले से निर्धारित कर लें, और कुछ मामलों में औपचारिक साक्षात्कार आयोजित करते समय कितने समय का ये साक्षात्कार होगा, यह भी निर्धारित हो जाता है। तो इस प्रकार साक्षात्कारों में जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके हित शामिल होते हैं, या ऐसे साक्षात्कारों में की स्टेक होल्डर तो होते ही होते हैं, जैसे सरकारी अधिकारी या उनके क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति, जिनके लिए समय महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पे औपचारिक साक्षात्कार आयोजित करते समय समय का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। हालांकि एक गांव में पूर्वोक्त स्थिति में अधिकांश साक्षात्कार अनौपचारिक होते हैं और कई बार बिना सोचे समझे होते हैं। जब एक शोधकर्ता लोगों के साथ रह रहा होता है, तो वह समुदाय के लोगों के साथ काम करते हुए, कुछ सामुदायिक कार्यों में सहायता करते हुए, या यहाँ तक कि गांव में चाय पान की दुकान पे पेड़ के नीचे बैठ के या किसी स्थान पर बैठ के एक कप चाय साझा करते हुए साक्षात्कार आयोजित कर सकता है। कुछ मानव विज्ञानी द्वारा इसे डीप हैंगिंग आउट भी कहा गया है। क्षेत्र कार्य के दौरान या फील्ड वर्क के दौरान डायरेक्ट इंटरव्यू या तो औपचारिक होते हैं या
अनौपचारिक होते हैं। किसी भी प्रकार का साक्षात्कार का आयोजन करते समय यह आवश्यक होता है कि जो प्रतिभागियों का मौखिक और गैर मौखिक पूर्व सहमति ले ली जाए। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार या इनडायरेक्ट इंटरव्यू या सीधे साक्षात्कार का लाभ यह होता है कि साक्षात्कार करते समय यह सिर्फ वही नहीं है जो कहा जा रहा है, बल्कि कैसे कहा जा रहा है। मतलब इंटरव्यू के साथ ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है। जो इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यू तो होता ही है, एक साक्षात्कार करता या अनुसंधान करता जिस समुदाय के बीच में या जिसका अध्ययन करता है उनसे तो प्रश्नों और उत्तर पूछता ही है, प्रश्न पूछता है और उत्तर प्राप्त करता है, लेकिन उत्तर कैसे दिया जा रहा है यह भी अप्रत्यक्ष साक्षात्कार में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग एक बात कह सकते हैं या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि उनका जो अर्थ है वह उनके बोलने के तरीके से अलग है। साथ ही बोलने के लिए मौन या अनिक्षा भी अपने तरीकों का एक आंकड़ा है, एक तथ्य है कि किस प्रकार से वह उत्तर को उत्तरदाता देता है, उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है या उसे अवॉइड करता है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन भी इंटरव्यू के साथ इनडायरेक्ट इंटरव्यू में होता है और ये ऑब्जर्वेशन भी एक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चेहरे की अभिव्यक्तियों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया जाता है जो वास्तव में सिर्फ बोली जाते हैं। इस प्रकार एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए आमने सामने और साथ ही खुले या ओपन एंडेड वाले साक्षात्कार औपचारिक, स्ट्रक्चर्ड और प्रतिबंधित साक्षात्कारों की तुलना में बहुत पसंदीदा तकनीकी है, जिसके माध्यम से मानव शास्त्रीय अनुसंधानकर्ता तथ्यों को संकलित करते हैं। अब तक तो हम लोगों ने जिस भी टेक्निक की बात की, टूल की बात की, वो सब सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में प्रयोग होने वाली तकनीकी थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डेटा कलेक्शन के क्या तरीके हैं। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अनुसंधान में मनुष्य को विभिन्न मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को सार्थक रूप में देखा जाता है। इसमें हम एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च जब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं तो इसमें एक विधि है एंथ्रोपोमेट्री मेथड, जिसे मानव मिथि मेथड कहते हैं, विधि कहते हैं, मानव मिति मेथड या एंथ्रोपोमेट्री का मेथड। एंथ्रोपोमेट्री मेथड में दो चीजों का अध्ययन करते हैं, सोमेटोमेट्री और ओस्टियोमेट्री। तो पहले ये जानना जरूरी है कि मानव मिति है क्या। मानव मिति का अर्थ है मनुष्य का माप, चाहे वह जीवित हो या मृत हो। मतलब मनुष्य का माप लेने वाली विधि मानव शास्त्रीय अनुसंधान में मानव मिति कहलाती है और ये मनुष्य चाहे जीवित हो या मृत हो दोनों की ही माप ली जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से शरीर के आयामों का मापन होता है। मानव मिति या एंथ्रोपोमेट्री को बताया कि मैंने सोमेटोमेट्री और ओस्टियोमेट्री में विभाजित किया जाता है। अब सोमेटोमेट्री क्या है? सोमेटोमेट्री, सोमा माने काया, काया मतलब शरीर। सोमेटोमेट्री जीवित शरीर या मृत शरीर का माप है जिसमें सिर और चेहरा भी सम्मिलित होता है। और इसके अंतर शीर्ष मापन या सिफेलोमेट्री शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब माप सिर और चेहरे, केवल सिर और चेहरे का होता है, और जब पूरे शरीर का इंक्लूडिंग सिर और चेहरा सबका माप सम्मिलित होता है तो वो सोमेटोमेट्री किया जाता है। और सिफेलो मतलब सिर्फ सिर और चेहरे की माप ली जाती है तो वो सिफेलोमेट्री कहा जाती है। तो इस तरह से हमें एक विधि की हम चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च डेटा कलेक्ट करने का है, वो मेथड क्या है? एंथ्रोपोमेट्री मेथड। एंथ्रोपोमेट्री क्या है? सोमेटोमेट्री और ओस्टियोमेट्री। सोमेटोमेट्री में भी सिफेलोमेट्री किसे कहते हैं? सिफेलोमेट्री उसे कहते हैं जब केवल सिर और चेहरे की माप ली जाती है, और सोमेटोमेट्री में पूरे शरीर, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, पूरे शरीर जिसमें चेहरा और सिर सम्मिलित होता है उसको कहते हैं। अब अस्थि विज्ञान क्या है? अस्थि विज्ञान या ओस्टियोलॉजी क्या है? अस्थि विज्ञान में खोपड़ी के अलावा कंकाल की हड्डियों के माप से अस्थि विज्ञान संबंधित है। और कपालमिति, क्रेनियोमेट्री शब्द का उपयोग खोपड़ी और चेहरे की माप के लिए किया जाता है। मतलब क्रेनियोमेट्री क्या है? और क्रेनियोमेट्री सिर्फ क्रेनियम या तब खोपड़ी और चेहरे की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ओस्टियोलॉजी या अस्थि विज्ञान कंकाल की हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है, और ऑस्टियोलॉजी में क्रेनियोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ क्रेनियम या खोपड़ी की माप के लिए प्रयोग किया जाता है।
अब सोमेटोमेट्रिक मेजरमेंट विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसे कायमितिक माप कहते हैं। और हमने बताया सोमेटोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या होता है, जीवित शरीर या मृत शरीर की माप ली जाती है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक या लीनियर मेजरमेंट, रैखिक मापे, परिधि मापे या गर्थ जिसे कहते हैं गर्थ मेजरमेंट, त्वचावली माप या स्किन फोल्ड मेजरमेंट, वजन माप या वेट मेजरमेंट, ये सब सोमेटोमेट्रिक मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। कायमितिक माप या सोमेटोमेट्रिक मेजरमेंट लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण निम्नलिखित हैं, जैसे स्प्रेडिंग कैलिपर। ये स्प्रेडिंग कैलिपर जो कर्व्स होते हैं या घुमावदार क्षेत्र जैसे कि सिर और चेहरे की माप लेने के लिए मार्टिन स्प्रेडिंग कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। स्लाइडिंग कैलिपर भी दो तरह के होते हैं, एक ब्लंट एंड का होता है, एक शार्प एंड का होता है, अर्थात शरीर के स्थूल अंत और नुकीली हड्डी का माप लेने के लिए स्लाइडिंग कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रोपोमीटर, इसमें बड़े रैखिक कद का माप लेने के लिए अर्थात लार्जर लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए एंथ्रोपोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रॉड कंपास, अधिक चौड़ाई की माप लेने के लिए रॉड कंपास का प्रयोग किया जाता है। हेड हाइट निडल, अर्थात मिड सजाइटल प्लेन को सुनिश्चित करने के लिए हेड हाइट निडल का प्रयोग किया जाता है। पैरेलेलोमीटर, ये सिर की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेप, शरीर और हड्डियों की माप के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। स्किन फोल्ड कैलिबर जो होता है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्किन फोल्ड या त्वचावली की मोटाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इस तरह वेइंग मशीन या वजन मशीन कर्ता की वजन के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन सब का प्रयोग सोमेटोमेट्रिक मेजरमेंट के लिए आवश्यक होता है। तो अधिकांश माप एक सीमा चिन्ह से दूसरे में लिए जाते हैं। कभी कभी जो कर्ता होता है वो खड़ा होता है और कभी कभी माप लेते समय उसे एक स्टूल पर या बराबर सरफेस वाली किसी चीज पर बैठने के लिए कहा जाता है। तो जो समरूप माप होती है या पेयर्ड मेजरमेंट को आमतौर पर बाईं ओर से लिया जाता है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मिटी जैसे अन्य कारकों से प्रभावित होने की इसकी वजह से संभावना कम होती है। इस वजह से पेयर मेजरमेंट लेते समय जो रिसर्चर होता है वो बाईं ओर से ये मेजरमेंट लेता है। अब विभिन्न मूल्यों के बीच संबंधों को देखने के लिए विभिन्न मापों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में इंडिसेस की गणना सोमेटोमेट्रिक मेजरमेंट में की जाती है, जैसे मस्तिष्क के सूचकांक या नाक के सूचकांक अर्थात सिफेलिक इंडेक्स और नेजल इंडेक्स, इनकी भी गणना विभिन्न मापों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जो इंडिसेस की गणना की जाती है उसके लिए सिफेलिक इंडेक्स लिया जाता है, नेजल इंडेक्स लिया जाता है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, सिफेलिक इंडेक्स, नेजल इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि ये इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स या एक सूचकांक दो पूर्ण मापों या मेजरमेंट के बीच संबंध को व्यक्त करता है। जैसे एक प्रतिशत के रूप में, यह एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो मापों का रेशियो। सिफेलिक इंडेक्स और नेसल इंडेक्स की बात करते हैं तो ये नेजल हाइट एंड ब्रेथ के बीच का रेशियो होता है कि आखिर लंबाई और चौड़ाई के बीच का क्या अनुपात है, यह सूचकांक के माध्यम से निकाला जाता है। तो अर्थात एक सूचकांक क्या है, दो या इंडेक्स क्या है, दो पूर्ण मापों के बीच का संबंध है, ये जिसे एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह दो मापों के बीच का रेशियो है जिसके मूल्य की गणना जो स्मॉल मेजरमेंट के रूप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में 100 से गुणा करके किया जाता है और जो आपका को प्राप्त होता है उसे ही सूचकांक कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है, मानव विज्ञान में विज्ञान निम्नलिखित तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। पहला, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली दुनिया की विभिन्न आबादी के बीच तुलना करने के लिए सोमेटोमेट्रिक मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है या इसकी उपयोगिता है। दूसरी उपयोगिता क्या है कि मानव शरीर के विभिन्न भागों के फॉर्म और फंक्शन के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए सोमेटोमेट्रिक मेजरमेंट्स की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास का अध्ययन करने के लिए इसकी उपयोगिता होती है और इसी प्रकार जनसंख्या के मापीय रूपात्मक लक्षणों में परिवर्तन मतलब ट्रेंड्स ऑफ चेंज का अध्ययन करने के लिए
एंथ्रोपोमेट्री की, सोमेटोमेट्री, सेफेलोमेट्री की, ऑस्टियोमेट्रिक स्टडी की आवश्यकता होती है। इसी तरह जनसंख्या की सामान्य काया का अनुमान, ये मूल्यों के माध्यम से पोषण की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए इसकी उपयोगिता होती है। उद्योग के क्षेत्र में जूते, परिधान, फर्नीचर आदि से संबंधित जो रूपरेखा की बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की व्यापक उपयोगिता है। अब हम लोग जो दूसरी विधि की बात करेंगे वो है एंथ्रोपोमेट्री के साथ साथ सोमैटोस्कोपी या कायवक्षिकी भी एक विधि है। वैसे मैंने बताया कि सोमैटो का मतलब होता है काया या शरीर, तो जब माप की बात की होती है तो मीट्री शब्द का प्रयोग होता है या मिति शब्द का प्रयोग होता है, और यहाँ सोमैटोस्कोपी में कायवक्षिकी का प्रयोग होता है। सोमैटो की जहाँ बात होती है, सोमा माने काया और वक्षिकी मतलब स्कोपी या देखना, अवलोकन करने से संबंधित है। तो सोमैटोस्कोपी का मतलब होता है मानव शरीर के विभिन्न भागों की भौतिक विशेषताओं के सिस्टमैटिक विजुअल ऑब्जर्वेशन को सोमैटोस्कोपी के रूप में जाना जाता है। ये अवलोकन सटीक विवरण के लिए किए जाते हैं जो कि ज्यादातर क्वालिटेटिव होते हैं। सोमैटोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन नस्लीय या जातीय प्रकार की पहचान करने में सहायता करते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सोमैटोस्कोपिक लक्षणों में होता है त्वचा का रंग, सिर के बाल, दाढ़ी और मूछें, आंख, माथा, भ्रुकुटी, कटक, गाल की हड्डी, होंठ, नाक, कान, ठुड्डी, निचले जबड़े के कोण और कान के मोहरे इत्यादि। तो इन सब का सोमैटोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है और जिससे रेशियल या जाति प्रकार की पहचान करने में सहायता मिलती है। सामान्यतः ज्यादातर जो सोमैटोस्कोपिक ट्रेट्स हैं वो नेत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का जहाँ कार्य होता है, अवलोकन का की जहाँ बात आती है वहाँ नेत्र का ही से आप देखते हैं और अवलोकन करते हैं। तो सोमैटोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन नेत्र से देखे और किए जाते हैं। हालांकि जो त्वचा के रंग के मामले में रंग लेखा चित्र या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, और रंग लेखा चित्र का उपयोग आंखों के रंग या बालों के रंग का निरीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। इसको कहते हैं सोमैटोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम लोग फोरहेड, नोज, ईयर, आईज, चिन, इन सबको ऑब्जर्वेशन करते हैं। तीसरी विधि है सीरोलॉजी, जिसे सीरम विज्ञान कहते हैं। सीरम विज्ञान अब क्या है? सीरम विज्ञान है सीरोलॉजी, रक्त और उसके गुणों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है। रक्त समूह इम्यूनोलॉजिकल कैरेक्टर है, अर्थात रक्त समूह प्रतिरक्षात्मक वर्ण है। ये रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एंटीजन के आधार पर निर्धारित होते हैं जो विरासत में मिलते हैं। अलग अलग रक्त समूहों के अनुपात में आबादी अलग अलग होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग बदलाव होते हैं, और कम से कम 15 अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम है या रक्त समूह तंत्र हैं। रक्त समूहन का मूल नियम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। एक दिया गया एंटीजन केवल इसके संबंधित एंटीबॉडी के साथ ही प्रतिक्रिया करता है और दूसरे एंटीबॉडी के साथ नहीं। प्रतिक्रिया को एग्लूटिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। प्रोटीन जो कि एंटीजन या प्रतिरक्षक के उत्पादन को स्टिमुलेट करते हैं प्रतिजन होते हैं। सीरम या प्लाज्मा में मौजूद पदार्थ जो एक बार एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं वो एंटीबॉडीज हैं। तो यहाँ पर हम केवल एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच सिस्टम की चर्चा करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है? एबीओ रक्त समूह या ब्लड ग्रुप को लाल रक्त कोशिकाओं पर रक्त समूह प्रतिजन ए और बी, मतलब एंटीजन ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। रक्त समूहों को निम्नलिखित तरह से मतलब वर्गीकृत कुछ किया जाता है। ये 4 तरह से वर्गीकृत किया जाता है ब्लड ग्रुप्स को, जैसे ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी, इसमें दोनों ही प्रतिजन या एंटीजन होते हैं, और ओ समूह, ओ ब्लड ग्रुप, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। तो रक्त समूह ये 4 भागों में क्लासिफाई किए जाते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। तो ए ग्रुप में एंटीजन ए है, बी ग्रुप में एंटीजन बी है, और ए बी में ए और दोनों ही एंटीजन है, और ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है। तो जो एबीओ सिस्टम है, एबीओ तंत्र है, इसमें प्रतिरक्षक जन्म के समय से सीरम में होते हैं, मतलब एंटीबॉडी जन्म के समय से ही सीरम में होते हैं। समूह ए के सीरम में एंटीबॉडीज
बी होती हैं, समूह बी के सीरम में एंटीबॉडी ए होती हैं, समूह ओ के सीरम में दोनों ही एंटीबॉडीज होती हैं और समूह ए बी में कोई प्रतिरक्षक या कोई एंटीबॉडी नहीं होता। एबीओ रक्त समूह के संबंध में बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि यदि अज्ञात लाल कोशिकाओं को विरोधी ए सीरम द्वारा संलग्न किया जाता है तो कोशिकाओं का समूह ए के रूप में वर्गीकृत है। यहाँ संलग्न से मतलब एग्लूटिनेटेड होता है। एग्लूटिनेशन जो होता है वो अज्ञात रक्त कोशिकाओं को विरोधी बी सीरम के साथ उनका एग्लूटिनेशन किया जाता है और कोशिकाओं का समूह ए के रूप में, और ऐसी कोशिकाओं को समूह ए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अगर वो एग्लूटिनेटेड हो जाती हैं तो। यदि दूसरी बात क्या है, दूसरा मूल सिद्धांत क्या है, यदि अज्ञात लाल कोशिकाओं को विरोधी बी सीरम के साथ एग्लूटिनेटेड किया जाता है तो कोशिकाओं का समूह बी के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। और इसी प्रकार से तीसरा मूल सिद्धांत है कि यदि अज्ञात रेड ब्लड सेल्स को विरोधी ए और विरोधी बी दोनों सीरम के द्वारा एग्लूटिनेटेड किया जाता है तो कोशिकाओं को समूह ए बी के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। और चौथा सिद्धांत है कि यदि अज्ञात लाल कोशिकाओं को विरोधी ए और विरोधी बी सीरम के द्वारा एग्लूटिनेटेड नहीं किया जाता तो कोशिकाओं का समूह ओ के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। अब ये एबीओ ब्लड ग्रुप की जो जांच करते समय कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इनमें यूज होने वाले प्रमुख जो इंस्ट्रूमेंट है वो टेस्ट ट्यूब है या परख नली, प्रिकिंग नीडल, कैपिलरी पिपेट्स, बीकर, सेंट्रीफ्यूज मशीन और रिजेंट्स, साथ ही नॉर्मल सलाइन मतलब NaCl, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ ही स्टैंडर्ड एंटी सिरा ए और एंटी सिरा बी का प्रयोग किया जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप की जांच करते समय। अब इसकी टेक्निक क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप जांच की टेक्निक क्या है, इसकी टेक्निक है ओपन स्लाइड टेक्निक। इसमें विसंक्रमित सुई को बाएं हाथ की चौथी उंगली में प्रिक किया जाता है, चुभाया जाता है और एक कांच की स्लाइड पर 2 बिंदुओं पर रक्त की 2 बूंदें डाली जाती हैं। इसमें एक बिंदु में एंटी सिरा विरोधी सीरम की 1 बूंद और दूसरे बिंदु में विरोधी सीरम की 1-1 बूंद डाली जाती है। प्रत्येक बिंदु पर कोशिकाओं को एक साफ हिलाने वाली वस्तु में मिलाया जाता है, फिर धीरे से स्लाइड को हल्की से हिलाया जाता है और 5 मिनट के बाद परिणाम आ जाता है और एग्लूटिनेशन कंफर्म कर देता है पॉजिटिव रिजल्ट को। जैसा कि अब हमने जो 4 प्रक्रिया बताया कि किसके साथ किसका एग्लूटिनेशन होता है और फिर तब कौन सा ब्लड ग्रुप कंफर्म होता है। तो एग्लूटिनेशन जो है कंफर्म करता है पॉजिटिव रिजल्ट्स को। दूसरी टेक्निक है, एक टेक्निक हमने बताई ओपन स्लाइड टेक्निक, दूसरी टेक्निक है टेस्ट ट्यूब टेक्निक। इसमें टेक्निक में 2 कांच की टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 0.85 नॉर्मल सलाइन का उसमें घोल डालते हैं और विसंक्रमित सुई को बाएं हाथ की चौथी उंगली में प्रिक करते हैं और धीरे धीरे लमड़ युक्त घोल या नॉर्मल सलाइन वाली घोल की परख नलियों में डालते हैं और इन टेस्ट ट्यूब को फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में एकत्रित करते हैं। फिर नीचे से लाल कोशिकाओं को पीछे छोड़ते हुए ऊपर से स्पष्ट द्रव को पतली नलिका में डाला जाता है और टेस्ट ट्यूब में फ्रेश सलाइन डाला जाता है और फिर इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है और फिर परिणाम देखने के लिए ओपन स्लाइड मेथड में जो मेथड था उसी को फिर से रिपीट किया जाता है। अब RH, इसके बाद इन टेक्निक की चर्चा करने के बाद एबीओ ब्लड ग्रुप को जांचने की चर्चा करने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर और विनर ने RH फैक्टर के रूप में किया था। उन्होंने खरगोशों और गिनी सुअरों में रिसस मंकी कि खून को सुई के द्वारा भीतर डाला और पाया कि एक एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। ये एंटीबॉडी सभी रिसस मंकीज में मंदिरों में लाल रक्त कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। इस एंटीबॉडी को या प्रतिरक्षक को विरोधी डी कहा जाता है। विरोधी डी या प्रतिजन डी रक्त आधान और कुछ गर्भधारण की समस्याओं में सबसे अधिक शामिल होता है। जिन मनुष्यों की लोहित कोशिका या एरिथ्रोसाइट्स इस विरोधी सीरम से ग्रस्त थी उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है और बहुत कम प्रतिशत जिनके एरिथ्रोसाइट्स में एग्लूटिनेशन नहीं दिखा था उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है।
आज के समय के दौरान 30 RH एंटीजन की खोज की गई है और एक अधिक जटिल आनुवांशिकी का पता लगाया गया है। हालांकि जो स्नातक छात्रों के लिए केवल ओरिजिनल एनटीडी सीरम का उपयोग करने वाली तकनीकों का ही प्रयोग किया जाता है और इसके जो एपरेटस होते हैं वो वही एपरेटस होते हैं RH फैक्टर जांच के लिए जो कि ABA ब्लड ग्रुप में उपयोग किए गए एपरेटस थे और जो उसके रिजेंट्स या विस्कर्मक होते हैं वो नॉर्मल सेलाइन होता है और कंप्लीट एनटीडी सीरम होता है। तो शारीरिक मानव विज्ञान या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में रक्त के विभिन्न गुणों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी प्रत्येक पद्धति का उपयोग करता है जो महत्वपूर्ण समानता और व्यक्तियों और पुरुषों के समूहों के बीच मौजूद मतभेदों पर प्रकाश डालने में सक्षम है। हालांकि माप लेते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान में भी रखना चाहिए, जैसे माप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। जो माप ली जा रही है उनके उपकरण अंतर्राष्ट्रीय मानक या स्टैंडर्ड के होने चाहिए। विशिष्ट माप लेने के लिए सही प्रकार के साधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। माप लेने की प्रक्रिया जिसमें विषय की स्थिति और हड्डी के ओरिएंटेशन शामिल है वो उचित होना चाहिए। तो ये सब थोड़ी सी सावधानी या बिंदुओं का ध्यान में रखना चाहिए। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जब हम रिसर्च करते हैं एंथ्रोपोमेट्री की, सेफेलोमेट्री की, ऑस्टियोलॉजी की या ABO ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर की जांच करते समय या सोमेटोस्कोपी करते समय इन छोटे छोटे बिंदुओं का ध्यान में को रखा जाना आवश्यक है, तभी आपके जो अनुसंधान के निष्कर्ष होते हैं वो प्रामाणिक होते हैं। हालांकि ये संभव नहीं है कि उपकरण त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि और अवलोकन संबंधी त्रुटि के कारण वो हमेशा सही ही हो, लेकिन इन समस्याओं को खत्म करने और सही माप प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिए और इसी तरह की बायोकेमिकल एनालिसिस, सीरम विज्ञान परीक्षण आदि के संचालन के लिए डर्मेटोग्लिफिक डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए भी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ने अब तक चर्चा की बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में मेथड, टूल और टेक्निक की, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में मेथड, टूल और टेक्निक की। अब हम लोग आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या पुरातात्विक मानव विज्ञान में भी आंकड़ा संग्रह के तरीकों की चर्चा करेंगे। अब जो पुरातत्व है, पुरातत्व में वर्गीकरण विज्ञान या टेक्सोनॉमी मूल पद्धति है। इसमें निष्कर्षों का वर्णन और वर्गीकरण शामिल होता है। आमतौर पर एक आर्कियोलॉजिस्ट संस्कृति के घटकों के साथ संबंधित इकाइयों में काम करता है, जिसे प्रारूप के रूप में जाना जाता है। प्रारूप क्या है? प्रारूप या टाइप्स वे वस्तुएं हैं जो रूप और कार्य में एक दूसरे के समान हैं। प्रारूपों के उदाहरण है कुल्हाड़ी, मांस काटने वाला छुरा, खुरचनी, चाकू इत्यादि। दूसरे शब्दों में वर्गीकरण और प्रारूपों का जो निर्धारित किया जाता है उसके दो तरीके हैं। पहला उनकी उपयोगिता के आधार पर, दूसरा स्थान और समय की घटना के आधार पर। जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो डेटा कलेक्शन के लिए जो मुख्य 3 प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं। एक साइट सर्वे, क्षेत्र का अन्वेषण, दूसरा एक्सकेवेशन और तीसरा लेबोरेटरी एनालिसिस। अब साइट सर्वे क्या है? साइट सर्वे आमतौर पर शोधकर्ताओं के विभिन्न समूह ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल के प्रत्येक स्थान को खोजने के लिए ग्रामीण इलाकों में व्यवस्थित रूप से सफाई करते हैं। प्रत्येक स्थान को एक क्षेत्र या साइट कहा जाता है और साइट सर्वे का शोध के लक्ष्य एक इलाके, क्षेत्र या संस्कृति के भीतर मानव परिदृश्य संशोधन के सभी सबूतों को खोजना और व्यवस्थित करना होता है। और दूसरा है एक्सकवेशन या उत्खनन। उत्खनन प्रक्रिया क्रमिक स्तर को हटाने के लिए होती है और जो लेटेस्ट होता है वो रिप्रेजेंटेड बाय द अपर मोस्ट लेयर होते हैं। उत्खनन में जो ऊपर की परत होती है वो लेटेस्ट या सबसे बाद की होती है और जो नीचे की होती है वो सबसे प्राचीन होती है। ऊपर से प्राप्त जो भी फॉसिल एविडेंस होते हैं वो उनका काल निर्धारण पहले का होता है और नीचे का से प्राप्त वस्तुओं का काल निर्धारण अपेक्षाकृत प्राचीन होता है। उत्खनन में अलग अलग रणनीति और तरीकों को अपनाना पड़ता है। ये भी जो है एक वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होता है। इसके बाद एथनो आर्कियोलॉजिकल मेथड भी आर्कियोलॉजी में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करते हैं, साथ ही कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का भी मेथड यूज करते हैं। इस तरह से अब तक की चर्चा में हम लोग ने ये देखा कि
एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस तरह मेथड टूल और टेक्निक्स का प्रयोग अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में करते हैं। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस तरह से अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं और किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, विधियों का और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। साथ ही पुरातात्विक मानवशास्त्री किस तरह से साइट सर्वे करते हैं, उत्खनन करते हैं और इसके माध्यम से जो प्राप्त जानकारी होती है उसका विश्लेषण करते हैं और एक परिभाषित पद्धति के हिसाब से, मानक पद्धति के हिसाब से अनुसंधान करते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इस तरह से किया हुआ निष्कर्ष ही प्रामाणिक और मानवशास्त्रीय अनुसंधान कहलाता है। इससे जो आपकी फाइंडिंग होती है, जो शोध के निष्कर्ष होते हैं, वो मानवशास्त्रीय अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष कहे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने ब्लॉक 4 के इकाई 11 की चर्चा की। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।